नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। यूसीसी को लेकर सियासी बवाल मच चुका है। मुस्लिम संगठन बीजेपी के खिलाफ खुलकर आ गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से यूसीसी का विरोध करने की अपील की है। मस्जिदों में आने वाले लोगों को यूसीसी के खिलाफ किया जा रहा है, खासकर पसमानदा समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूसीसी पर मुस्लिम समाज बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि पसमानदा वाला दांव बीजेपी चल चुकी है। आज मुद्दे में हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन सवाल जो है वो ये है कि एक देश एक कानून का विरोध क्यों हो रहा है। यूसीसी से क्या बीजेपी को सियासी फायदा मिलेगा? यूसीसी को लेकर क्या मुस्लिम समाज बंट गया है? मुस्लिम समाज के बंटने से क्या बीजेपी को फायदा हो रहा है? अखिलेश यादव यूसीसी के विरोध में क्यों हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? यूसीसी को लेकर देश की सियासत सुलगने लगी है। बीजेपी ने 24 के चुनाव से पहले यूसीसी को लाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके खिलाफ मुस्लिम समाज खुलकर उतर आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी का खुलकर विरोध कर रहा है। मोदी सरकार पर मुस्लिमों के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सरकार 9 साल से ये सब जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, दस्तूर के जो मौलिक अधिकार हैं, उन पर हस्तक्षेप कर रही है, और वो चूंकि कर नहीं पा रही पूरी तरीके से, लिहाजा इस जो एडवाइजरी अनुच्छेद 44 उसका सहारा लेकर अपने पॉलिटिकल एजेंडे पर, जो एजेंडा ध्रुवीकरण का एजेंडा है, जो एजेंडा एक्सक्लूसिव एजेंडा है, उस पर देश को उलझाना चाहती है ये सरकार। हमारे देश का मैं कहूँगा दुर्भाग्य है लोकतांत्रिक व्यवस्था का कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला, ऐसा ज्ञाता, ऐसा विश्वगुरु तथाकथित मिला जो देश को भ्रमित कर रहा है। इस मामले में भी देश को माननीय नरेंद्र मोदी भ्रमित कर रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ उतर आया है, वहीं दूसरी तरफ यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इफ्तिकार अहमद का कहना है कि यूसीसी पर बेवजह का बवाल किया जा रहा है और खास तौर पर पसमानदा समाज के मुसलमानों को भड़काने की साजिश रची जा रही है। लंबे समय से ये भड़काने का काम कर रहे हैं आम समाज को। ये चंद खानदानी लोगों का गिरोह है। ये कोई पर्सनल लॉ ऐसा बोर्ड नहीं है कि एक्ट से बना हो, गवर्नमेंट ने बनाया हो, ना आवाम ने चुना है इन्हें। ये नहीं चाहते कि देश का आम मुसलमान, गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा मुसलमान, पसमानदा मुसलमान ये उभर करके सामने आवे और देश और समाज की मुख्य धारा में आवे। इसके लिए चंद कदम कुछ न कुछ उठाते रहते हैं। यूसीसी को लेकर मुस्लिम समाज 2 हिस्सों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक हिस्सा यूसीसी का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा विरोध में उतर आया है, जिसका साफ फायदा 2024 के चुनाव में बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पसमानदा मुसलमानों वाला बीजेपी का दांव उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। आलोक वत्स बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। सूफी कौसर हसन वजीरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी खानका एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा हाफिज नूर अहमद साहब, जो यूसीसी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है या फिर यूसीसी को समझाया जा रहा है कि क्यों यूसीसी जरूरी है, दोनों पक्षों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आप इससे समझ पा रहे हैं, और क्या भारत के मुसलमान को और खासतौर पर हम उत्तर प्रदेश के मुसलमान की बात करें उनको समझ में आ रहा है? मगर ना अभी इसका ड्राफ्ट लाने में सरकार देरी कर रही है। ड्राफ्ट नहीं आया है, इसकी हकीकत क्या है वो सब सामने आएगी, तब कहीं ना कहीं सही बहस हो पाएगी। अभी तो सिर्फ ये है कयास आराइयों पर मबनी है सारे का सारा मामला। क्या है ड्राफ्ट के अंदर क्या है ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है। ड्राफ्ट आएगा तब हकीकत मालूम होगी। लेकिन जैसा कि
बहस चल रही है देश में कि मुसलमानों के यहाँ ये प्रथा है, मुसलमानों के यहाँ ये क्रूरता है, जबरदस्ती जिन्हें एमएलए बनाया है, जिन्हें विधायक बनाया है, जिन्हें सांसद बनाया है, मंत्री बनाया है और वजीर आजम बनाया है देश ने, वो जबरदस्ती मुसलमानों के मुफ्ती बने हुए पड़े हैं। उन्हें मुफ्ती नहीं बनाया देश ने। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री के आपने वक्तव्य को सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक परिवार में दो नियम कैसे चल सकते हैं, कि एक व्यक्ति के लिए कोई और नियम हो। परिवार से उनका जाहिर से तौर पर आशय है हिंदू और मुस्लिम जो कि एक परिवार यानी भारत की। हाँ, ठीक बात है आपकी शुभम भाई, बात आपकी सही है। वजीर आजम ने ये बात कही और मैं सुनी है, लेकिन आप हमें ये बताएं, आखिर उन्होंने तमाम बातें मुसलमानों के लिए, उन्होंने बार बार नाम सिर्फ लिया, किसी का मुसलमान का लिया, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि गोवा में गाय का गोश्त दस्तरखान पे सज रहा है और उत्तर प्रदेश में गाय काटने वालों को जेल में भेजा जा रहा है। आखिर जो उत्तर प्रदेश में है वो गोवा में क्यों नहीं है? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि बहुत सारे मसाइल हैं जो आदिवासियों के हैं, दलितों के हैं, सिर्फ मुसलमानों का तस्करा क्यों किया गया? इस पर हमें हैरत है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह के कदम उठाए। ठीक है, सूफी कौसर हसन मजीदी, मैं आपके पास आऊंगा। कितना सहमत हैं आप अजहरी साहब से? क्या जो समझाने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है वो आप समझ पा रहे हैं, या जो मुस्लिम समझ रहे हैं वो क्या है? देखिए, पहले तो मैं जो बोल रहे थे मौलाना साहब, मैं उसकी बात को सुन ही नहीं पाया क्योंकि मेरी ऑडियो नहीं थी। जहाँ तक जो रिस्पॉन्सिबल कोर्ट का सवाल है, और मैं यहाँ पर पैनल में बैठे हुए सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि आप सभी लोग संजीदा हैं और ये मुद्दा भी बड़ा संजीदा है। इस पर जो भी बात करें वो इस तरीके की बात करें जिससे देश में किसी भी प्रकार के विखंडन का संदेश न जाए। यूसीसी में जो ज्यादातर विषय हैं उनमें एक दो विषयों को छोड़ करके देश में अधिकतर लोग उसके नियमों का पालन कर ही रहे हैं। जैसे कि एक शादी वाला मसला है, तो देश की 99% आबादी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो एक ही पत्नी पे उनका गुजारा नहीं हो पाता। वो दूसरी बात, जैसे कि शादी के पंजीकरण का मामला सामने आ रहा है, तो कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट बनवाने जाता है उसको मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो इन सारी बातों के मुताबिक, और सबसे अहम बात यह है कि जब ये संविधान बन रहा था तो आर्टिकल 44 में इसका हवाला दिया गया था कि उचित समय आने पर यूसीसी को लाया जाएगा। हो सकता है कि सरकार को लग रहा है कि ये उचित समय आ गया है और वो इस बिल को ला रहे हैं, और अभी लॉ कमीशन में प्रस्तावित है, इस पे विचार मांगे जा रहे हैं। फिर इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, ये संसद के दोनों सदनों में जाएगा, वहां पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर के ये किसी मतलब जो है विधेयक के रूप में ये पारित होगा, तब जाकर के कहीं कानून बनेगा। तो इससे पहले इस पर बिला वजह का बवाला खड़ा करना ये मेरे समझ में ठीक बात नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से सीए को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, आगजनी की गई थी, दंगे हुए थे, वैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पे इस तरीके की माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और सारी चीजें सामने आ रही हैं, और ये उसी तरीके का बवाला खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा है ना कि कुछ लोग जो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है और उनके वैचारिक विचारधारा के हिसाब से भी स्पष्ट हो चुका है कि वो हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम विखंडन तलाश करके अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें इसी वजह से की जा रही हैं। ठीक है, तारिक खान, मैं आपके पास आऊँगा, चूँकि आप अल्पसंख्यक समुदाय से भी आते हैं और प्रवक्ता भी हैं एक राजनीतिक दल के। अखिलेश यादव आखिर क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, जब एक तरफ अभी नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं कि अभी तो ड्राफ्ट नहीं बना है, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है, तो हम कैसे इसको स्वीकारें या कैसे इसका विरोध करें? तो फिर अखिलेश यादव को क्या समझ में आ रहा है जो वो विरोध कर रहे हैं? बीजेपी के जो इस तरीके के एजेंडे होते हैं उनका उद्देश्य राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करना ज्यादा होता है। कश्मीर से धारा 370 हटाई, नित्यानंद से पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पूछा गया कि कितने लोगों ने जमीन खरीदी। आपको पता है कितने लोगों ने अभी तक जमीन खरीदी? 116 लोगों ने सिर्फ। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 0 लोगों ने जमीन खरीदी है। 0 कितने भाई? 0। ये मैं नहीं कह रहा, देश के होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बता। तो क्या उद्देश्य आपका पूरा हो गया? आर्टिकल 370 में सिर्फ इतना ही बचा था कि यहाँ के लोग वहां जाके जमीन खरीद लें। कितने लोगों ने खरीदी? ऐसे ही आप ट्रिपल तलाक हटाया, कई सर्वे आए कि तलाक एक सामाजिक समस्या है, उसको आप क्रिमिनल लॉ में लेके जाए। इसलिए इनके जो अप्रोच होते हैं किसी भी चीज को हल करने के, वो ऐसे होते हैं जो विभाजनकारी
विभाजन करने की तरफ जाते, समाजवाद ये नहीं सिखाता है। नागालैंड के 3000 लोगों ने साइन कर होम मिनिस्टर, गृह मंत्री को भेजा कि 60 विधायकों के घर को आग लगा देंगे अगर यूसीसी आया। ये आप नॉर्थ ईस्ट में क्या करने जा रहे हैं? त्रिपुरा, वो नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में समस्या वैसे ही चल रही। तो आप क्या इस तरीके की करके ये यूसीसी लाकर या यूसीसी की बात कर फिर से देश को जलाने की तरफ ले जाना? नहीं, प्रधानमंत्री अगर समान अधिकारों की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो लाइन प्रयोग की, मैं सिर्फ उसी को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक परिवार के 2 लोगों के लिए अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गृह मंत्री कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा उसमें। नॉर्थ ईस्ट परिवार है या नहीं है? नॉर्थ ईस्ट परिवार है या नहीं? बिल्कुल है, उसको उनको भी समाहित किया जाएगा, उनको भी समाहित किया जाएगा। भाई नियम किसी एक के लिए नहीं आएगा ना। गृह मंत्री अमित शाह को कोट कर रहा हूं। चलिए ठीक है, अब बीजेपी से जवाब ले ले रहे हैं। बीजेपी से को कोट कर रहा हूं। अमित शाह कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को नहीं। ठीक है, अब उन्हीं की पार्टी से बात कर लेना, अमित शाह की पार्टी से बात कर लेना। रुक जाइए आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे लास्ट में आपके पास इसीलिए आया कि जो आरोप और प्रत्यारोप है उनको लेकर आप जवाब दे सके, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में हैं और इसके अलावा केंद्र में भी आप हैं। अभी कहा जा रहा है कि यूसीसी को लेकर कोई ड्राफ्ट नहीं बना है, तो आखिर कैसे उसको हम स्वीकारें, क्या कुछ उसको लेकर कैसे विरोध किया जाए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये मुस्लिमों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तमाम उलेमा, तमाम मौलाना इसका विरोध अभी से करने को उतारू हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सीए की तरीके से जैसे विरोध किया गया था, प्रोटेस्ट हुआ था, उस तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ आपका विरोधाभास आपको सामंजस्य बैठ पा रहा है क्या सरकार में ही? देखिए कुमार साहब, कि यूसीसी लाना तो तय है और ये देश की मांग है। देश में करीब 27-28 मुल्कों में यूसीसी है, तो वहां कहाँ कोई प्रॉब्लम है? बगल के इंडोनेशिया में यूसीसी है, कहाँ कोई प्रॉब्लम है? और अभी तो इसकी कवायद शुरू हुई है। सुझाव मांगे जा रहे हैं विभिन्न समाज सेवी संगठनों से, विभिन्न धार्मिक संगठनों से। फिर सलाह मशवरा करके इस पर एक राय अगर बनती है, जो जरूर बनेगी, तब इसको लागू किया जाएगा। आनंद फानंद में किसी के ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, एक देश, एक कानून, एक संविधान, इसकी अब मांग है। और ये संविधान में भी इसको दर्शित किया गया था कि देर सवेर यूसीसी आना चाहिए, जिसका जिक्र सूफी संत ने किया है। ये सिर्फ मुसलमान उलमा को या मुसलमान के जो पीर हैं उनको क्यों दर्द हो रही है? यहाँ हिंदुस्तान में विभिन्न समुदाय के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, वहां से तो कोई आवाज नहीं उठ रही है। ये सिर्फ जो पीर हैं और जिन्होंने शरीयत लॉ को समझ रखा है कि ये उनका अपना कानून है, ये उन लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? और देख लीजिए इस तरीके से इन्होंने पसमादा मुसलमान को दबा के रखा, उनके हक और हुकूक को मार के रखा। अब वो समय आ गया है जब एक कानून, मुसलमानों को 2 हिस्सों में बांट रहे हो आप ना, ये कोई चालाकियां नहीं चलेगी नहीं बांट रहे हैं। आप ये गलत समझिए मत रहिए। साजिश कर रहे हो, ये साजिश नाकाम होगी आपकी। हिंदू मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, यहाँ ऊंच और नीच नहीं है। ये अपने यहाँ देखो आप, हमें आप डराओ नहीं, हम आपसे डरने वाले नहीं है। आप जो चाहे ले आओ। हमारा मजहब जो कहेगा, अगर हमारे मजहब पर अटैक करोगे तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आपकी चाल यही है कि मुसलमान विरोध करे और भाजपा 2024 में विराजमान हो। कर ले, आपको आपकी जमीन खिसक रही है, आप है नहीं कहीं। मैंने कहा ना, कोई जमीन नहीं खिसक रही है, हमारी जमीन बढ़ रही है। जमीन खिसक गई आपकी। हर हाल में कर्नाटक का देख लिया आपने हालात क्या है, देश के हालात क्या है आपके सामने। नागालैंड का तस्करा करते डर लग रहा है आपको? डीएमके की बात करते क्यों आपको घबराहट हो रही है? इस तरीके का पंजाब में विरोध हो रहा है, क्यों आप नहीं देख रहे हैं? खत्म की जाएगी। मुसलमान नजर आ रहा है, ताकि मुसलमान विरोध करे, हिंदुओं को डराओ आप मुसलमानों से। ये नहीं चलेगा साहब। मुसलमानों से सीधे साधे गांव में रहने वाले हिंदू भाइयों को नहीं डरा सकते आप। हम सब एक रहना चाहते हैं, आप हमें एक रहने देना नहीं चाहते।
हमने झूठ बोलते हैं सबको आप चैनल पर बैठ आगे करके। ले चलने की कवायद की है और आपने जिस यूनिफॉर्म तरीके से सिविल कोड मुसलमान यूनिफॉर्म औरतों को सिविल दबा के कोड रखा पूरे है, देश पर लागू बच्चा कैसे पैदा करेंगे? करने समझाएं की तो मशीन आप बना के रखा है। हम कोई उसको समझाने आ रहे हो रोकेंगे। आपके पास? बस मैंने कहा कैसे करेंगे लागू? आप बताएं अब आदिवासियों को कौन सा कानून देंगे? आप बताएं दक्षिण और उत्तर में रहने वाले लोगों के साथ क्या करेंगे? मुसलमान महिलाओं के बीच में उन्होंने हमें आशीर्वाद कोई नहीं तुम्हारे पास और कुछ है नहीं इसके अलावा। जब से 2014 से अब तक की केंद्र में सरकार आई है तो मुसलमानों की महिलाएं 9 साल में तुम हक नहीं दिलवा पाए। विश्व गुरु बनने सिर्फ के महिलाएं सीख रहे हो। मैंने कहा ना आपका की जो महिलाएं भगवान लेफ्टिनेंट एजेंडा है वो तो पाकिस्तान से एक औरत को ले आगे बढ़ेंगी और शर्म नहीं आती आपको? पढ़ाई कर रही है, बच्चा पैदा करने की मशीन समझने वालों को अब ये आपके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं? आप क्या बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं? मैंने कहा ना आप पैदा नहीं हुए। अगर कोई माँ बच्चा पैदा कर रही है तो वो बच्चा पैदा करने की मशीन हो गई। आप पैदा हुए, आप क्या थे? अपने बारे में बताओगे आप? देखिए, व्यक्तिगत मत होइए। शर्म नहीं आप? नहीं, व्यक्तिगत नहीं हुए, व्यक्तिगत नहीं हुए। आप अपनी जुबान हमारे मजहब पर व्यक्तिगत हो रहे हैं तो हमें जवाब देने में क्या हर्ज है? नहीं, आप पर्सनल ना हो, आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। भाई आप बताइए, वो सीधे मुसलमान औरतें और मुसलमान, इसके अलावा कुछ भाजपा के पास बचा है? ठीक है, अरे 18% है। आप 80% है भाई, क्यों आप हमें डरा रहे हो? तारिक खान जिस तरीके ठीक, हम आपको कायदे कानून के तहत 1 घंटे के अरे डरा भी नहीं पाओगे भाई, यहाँ तुम तो डरेंगे भी नहीं है। कानून के साथ हम करबला वाले हैं, तुम जानते नहीं हो हमें। कसीदे पढ़िए, हम तो सीखते रहिए पीरों के लिए, ओलामा के लिए, ओलामा इकराम का जो अदब आप कौम का सीने से निकालना चाहते हैं, आप नहीं निकाल पाएंगे। पीरों के बकार, पीरों की इज्जत जो कल थी वो आज रहेगी। ठीक है, आप ऐसे बोलते रहिए। ठीक है, अब रुक जाइए, व्यक्तिगत मत होइए। ठीक है, रुक जाइए आलोक जी। औरंगजेब के मजार पर जाके कसीदे पढ़िए। औरंगजेब इस देश का बादशाह रहा है 49 साल तक। 49 साल तक इस देश का बादशाह रहा है। चीखते रहो आप। ठीक है, सूफी कौसर हसन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से यूसीसी को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, क्या आम मुसलमान इस बात को समझ पा रहा है कि क्या यूसीसी है और क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान होते हैं? देखिए, मैं बहुत गंभीरता के साथ एक गंभीर बात कहने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जितने पैनलिस्ट हैं उसको गंभीरता के साथ सुने और बीच में न टोकें। यूसीसी के विरोध के लिए जिस प्रकार से कुछ लोगों ने कमर कसी है, ये वही लोग हैं जो सुबह दोपहर शाम तक मुसलमानों के दूसरे वर्ग को ही काफिर कहा करते हैं, जो खुद मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते हैं और मुसलमानों के जो शरई मसाइल हैं कि उनकी नमाज है, उनका रोजा है, कि उनकी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, जो खुद मुसलमान को मुसलमान नहीं मान रहे हैं, आज सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात की मुखालफत के लिए और विदेश में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए, इसका विरोध उसी तर्ज पे करने के लिए आमादा मस्जिद है कि जिस तरीके से सीएए का विरोध किया गया है। हिंदुस्तान का मुसलमान इनकी चालों को समझे कि अभी कोई ड्राफ्ट नहीं, कोई मसौदा नहीं और उसके विषय में इतनी चिल्लम चिल्ली हो करके ये दुनिया भर की बातें की जा रही हैं। इस पर मुसलमान सतर्क रहे और हरगिज वैसा कोई अमल न करे जो 2019 और 2020 में हुआ था और जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को जेलों में जाना पड़ा था, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त की गई। ठीक है, अजहरी साहब, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जो मुस्लिम खुद मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते हैं, उन्होंने कहा है कि आप नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, उन्होंने कहा है। चापलूसी कर सकते हैं। देखिए, व्यक्तिगत अगर आप आरोप लगाएंगे तो आपके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि विदेशों में बैठे आकाओं की आप चापलूसी करते हैं। क्या नजरिया है? आप देवबंदियों को मुसलमान मानते हैं? आप अहले हदीस को मुसलमान मानते हैं? आप बताइए, क्या अहमद रजा की किताबों में नहीं लिखा हुआ है? ना बताइए, आप झूठ बोलते हो बैठ करके, पूरे देश को बेवकूफ बनाते हो।
है? बताइए, आपके मदरसों के फतवों में नहीं कहा गया? बताइए, आप कहिए कि देवबंदी काफिर नहीं है, मुसलमान है। अब मान लीजिए उसको मुसलमान है, अब मान लीजिए मुसलमान है, सुबह से लेकर शाम तक हमारे मौलाना बैठ करके मंचों पर मुसलमानों को ही काफिर ठहराते हैं, टोपी लगाने पर मुसलमान नहीं हो जाता और दाढ़ी लगाने पर मौलाना नहीं हो जाता। सुन लीजिए, सुबह शाम तक तुम लोग मंचों पर हर एक को तो तुम काफिर ठहराया करते हो। आज जो है विरोध करने के लिए, मुसलमानों को गड्ढे में डालने के लिए तुम इस तरीके की चीजों पर अमल करोगे। ये यूसीसी का विरोध वही लोग कर रहे हैं, ये वही मुल्ला मौलवी विरोध कर रहे हैं जो मदरसों में बच्चों का यौन शोषण करते हैं, जो शरीयत के हाल में चार बीवियां रखना चाहते हैं। ये ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, ये नफ्सपरस्त लोग हैं, ये अपनी नफ्सानी ख्वाहिश के लिए हिंदुस्तान के कानून को तोड़ मरोड़ देना चाहते हैं, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खत्म कर देना चाहते हैं। व्यक्तिगत मत होइए, यदि मैं व्यक्तिगत हो गया, श्रीमान अंसारी, यदि मैं व्यक्तिगत हो गया तो आपको जगह नहीं मिलेगी। व्यक्तिगत होने की कोशिश मत कीजिए, तथ्यों की बात कीजिए। तुम्हारे मसलक में सुबह दोपहर शाम तक लेकर के तुम्हारे मसलक में नेशनलिज्म को गालियां दी जाती हैं। तुम्हारे मसलक के लोग अरशद रजा के नेतृत्व में, तुम्हारे मसलक के लोग जियाउल के नेतृत्व में एपीजे अब्दुल कलाम को गालियां देते हैं, एक राष्ट्रवादी मुसलमान को काफिर कहते हैं। तुम लोग तुम्हारी विचारधारा, तुम लोग पाकिस्तान के आतंकी मुल्ला बगाली के हमदर्द हो, तुम लोग उसके दोस्त हो, तुम लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों के चापलूस हो, तुम लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों के चापलूस हो, तुम लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों के चापलूस हो, तुम खादिम लंगर के चापलूस हो, तुम कौम को गड्ढे में ले जा रहे हो, तुम मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, तुम खुद मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, तुम्हारे सारे मौलानाओं ने मुसलमानों के खिलाफ तुम्हारे सारे मौलानाओं ने मुसलमानों को काफिर कहा, तुम खुद मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, तुम हो क्या? तुम्हारे मसलक के बड़े बड़े मुल्ला मंचों से गालियां देते हैं, टोपी लगा करके अपनी कौम, अपने दीन, अपनी कुरान, अपनी शरीयत के साथ फैलाते हैं। ये है तुम्हारा मसलक, ये है तुम्हारे मसलक के खिलाफ। चलिए ठीक है, ठीक है। तारिक खान मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। हाँ बोलिए। देखिए, इन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि कमीशन ने, लॉ कमीशन ने रिपोर्ट, अपनी जो सुझाव है वो मांगे हैं, आप साइड पे दें, यहाँ पर उन बातों को ना करें। मैट्रिज एक संस्था है जिसने सर्वे किया कि ट्रिपल तलाक आने के बाद क्या मुस्लिम महिलाओं ने, क्या बीजेपी की तरफ कुछ रुझान बढ़ा, जिसका नतीजा ये निकल के आया। 30-40 हजार लोगों से ये सर्वे किया गया महिलाओं से, कि सिर्फ 7 से 8% महिलाओं का रुझान उधर की तरफ गया ट्रिपल तलाक के बाद। कोई बेनिफिट नहीं हुआ मुस्लिम समाज को उससे। आप पसमंदा मुसलमान की बात करते हैं, क्या सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट पसमंदा मुसलमान की दी थी? सिर्फ मुसलमान बैकवर्ड, पूरा मुसलमान बैकवर्ड, मैं ये कह रहा हूँ, पूरा मुसलमान। उसमें मुसलमान पसमंदा क्या है कोई जानता ही नहीं था, ये तो नया वर्ड ये लेके आए। डिवाइड एंड रूल का जो फंडा है वो सावरकर से इन्होंने सीखा था आजादी से पहले, उसको अप्लाई अब ये कर रहे हैं कि मुसलमानों को बांट दे। मुसलमान पसमंदा नहीं, लेकिन बहुत सारे फिरके हैं, जैसा कि जहां तक मेरी जानकारी है तारिक साहब, इतने ज्यादा फिरके मैंने भी पढ़े उसमें, जो नमाज भी नहीं पढ़ने देते हैं दूसरे फिरके के लोगों को। पसमंदा मुसलमान अलग चीज है, फिरके अलग चीज है। यहाँ मौलाना बैठे, अभी उन्होंने फिरकों का भी जिक्र किया था। फिरके अलग चीज है। पसमंदा मुसलमान मतलब ये कहते हैं बैकवर्ड मुसलमान। मैं कहता हूँ पूरा मुसलमान बैकवर्ड है। 3300 करोड़ का समाजवादी अल्पसंख्यक का 3300 करोड़ का बजट मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ के गई थी, अब 1300 है। क्या सैलरी घटाकर उद्धार किया जा सकता? नहीं, आपसे ज्यादा बजट मदरसों को इन्होंने दे दिया। नहीं, सुन लीजिए, पूरा अल्पसंख्यक का जो बजट था 1300 करोड़, 3300 करोड़ का समाजवादी सरकार में था 2017 में। नहीं, शिक्षा के लिए आपने क्या किया? आज सबसे ज्यादा पिछड़े रूप में अगर हम देखें, अगर आप मानते हैं माइनॉरिटीज को, तो वो अशिक्षित क्यों है? अशिक्षित है, अशिक्षा के लिए। हाँ, समाजवादियों ने तमाम किस्म के स्टेप उठाए। चलिए ठीक है, अब अजहरी साहब से मैं ये जरा पूछ लेता हूं, क्या आप मानते हैं कि मुसलमानों को साक्षर करने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए समाजवादी पार्टी या बाकी अन्य दल है, गैर बीजेपी के साथ जो लोग नहीं जुड़े, उन्होंने काम किया है शिक्षा के लिए मुस्लिमों की? नहीं किया काम तो किसी, ये बात ठीक है आपकी। इन दलों ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो। तालीमी एतबार से मुसलमानों को कहीं ना कहीं पिछड़ा बना करके रखा है। और उसी, अब बताइए तारिक खान साहब, अब बताइए, उसी का भुगतान हम भुगत रहे हैं। समाजवादी सरकार ने दी थी गवर्नमेंट 150
और 2300 दिन पूरे हो गए बीजेपी सरकार के। 2300 दिन उत्तर प्रदेश में 08 दिया है, 149 हमने दिया। नाज़िम भाई आप मदरसे का फंड जरा देख लें, मैं आपको बता दूंगा। सुन लीजिए मेरी एक बात। हाँ बोलिए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की मैं तारीफ करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मदरसे दुकानों में चल रहे थे, जो मदरसे कागजों में चल रहे थे, जो मदरसे सरकारी पैसा लेकर के जिनके मालिक जो थे संस्थाओं के खा जाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने बंद करा दिए। इसलिए मैं इस बात से भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करता हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, बात कर रहा हूँ डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद जो कि अध्यक्ष हैं यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के। उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो चंद लोगों का खानदानी बोर्ड है और ऐसे संगठन को खारिज कर देना चाहिए। यूसीसी के विरोध के लिए मस्जिदों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सिर्फ अपने जो कह सकते हैं गुल्लक को भरने के लिए, अपनी जो जमीनें हैं उनको बढ़ाने के लिए, अपनी शान शौकत को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, इफ्तिखार भाई को। वो बेचारे अगर ऐसी बोली नहीं बोलेंगे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कैसे रह पाएंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो यकीनन अवाम ने नहीं चुना है, यकीनन वो सरकार ने नहीं चुना है। इसके बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सरकार में खौफ क्यों है? ठीक है, जरा आप सोचिए। ठीक है। चूंकि इस समय की सीमा है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यूसीसी के आने से पहले ही लगातार उसका विरोध जो है वो शुरू हो गया है। लगातार जो अल्पसंख्यक समाज के, चाहे उलेमाओं की बात करें, मौलानाओं की बात करें, हाफिजों की बात करें, वो इसको लेकर बहस पर उतर आए। कुछ लोग समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक ड्राफ्ट बनेगा और कब ये जाकर जमीन पर फलीभूत हो पाएगा, ये देखने वाली बात है इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।